इसलिए जो डी ब्लॉक की 3D सीरीज थी, क्या बोला था हमने, 3D सीरीज, इसका आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद आया कि नहीं, सबको आता है, क्योंकि ये हम सिखा चुके हैं और अभी हम पूछेंगे। आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने कहा था 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या है करके आइएगा, बताया था ना हमने ये बात, ठीक है। इसमें भी कहां से स्टार्ट था, ये स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। ये तो मैंने आपसे कहा ही था कि याद होना चाहिए, और इसके साथ साथ हम अप्लाई करना सीख लेंगे। आता है सबको, बोलो ठीक है। आप सुनो, एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एडिशन से बनते हैं। किससे बनते हैं, एडिशन से। और इनकी खासियत होती है कि कंप्लीटली ये डिसोशिएट नहीं होते फर्दर। ध्यान सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। क्या बोला हमने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। कैसे बनते हैं ये, जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। दो या दो से ज्यादा क्या करेंगे, सॉल्ट्स के सॉल्यूशन का क्या करेंगे, एडिशन, तो आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। आप सुनो, बात करें अगर हम एडिशन की, क्या बोले हम, एडिशन की अगर हम बात करें तो ध्यान सुनना, ये जो बनता है एडिशन से ही बनता है, ये सॉल्ट ही होते हैं, क्लियर। लेकिन जब आप एडिशन करते हो तो दो टाइप के सॉल्ट मिलते हैं, ठीक। एक आपका मिलता है डबल सॉल्ट, एक क्या मिलेगा, डबल सॉल्ट, और एक आपका मिलता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान सुनिएगा। आपका क्या है, जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट सॉल्यूशन को आपने लिया और ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसके बाद उसको हीट कर दिया या कुछ किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे मेंटेन करके, हमने देखा दो टाइप के सॉल्ट मिलते हैं, एक डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक। डबल सॉल्ट की खासियत क्या होती है, देखो इसमें दो या दो से ज्यादा केटायन होते हैं, क्या होते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा क्या मिलते हैं, केटायन मिलते हैं। जबकि यहाँ पे आपको एक ही केटायन या एनायन मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, ठीक। ध्यान सुनिएगा, एक बात और क्लियर है, डबल सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। डबल सॉल्ट क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज, जबकि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है। इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसमें ब्रैकेट लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, तो आप जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे आप, तो क्या लगा रहेगा, ब्रैकेट, ठीक है। जैसे आपने सुना है सबसे पहले, अगर मैं आपसे पूछूं एक सॉल्ट पढ़ा होगा आपने, कैर्नलाइट, सही। तो कैर्नलाइट आपने सबने नाम सुना है, ये कैसा है, डबल सॉल्ट। क्या होता है फॉर्मूले में, आपने फॉर्मूला पढ़ा है KCl Mgcl2.6H2, यही तो पढ़ा है आपने। इसको हम क्या कहते हैं, कैर्नलाइट कहते हैं ना। ऐसे आपने फिटकरी पढ़ा है, क्या पढ़ा, फिटकरी, पोटास एलम, क्या होता है, क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 वाटर, सही पढ़ा है ना आपने, ठीक। आप सुनो कैसे बना ये, कैसे बना, तो इसका बनाने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, कुछ करना नहीं। मान लो इसका रिएक्शन तुमसे कह दे कि कौन इसमें रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, आ जाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, KCl प्लस MgCl2, ठीक, प्लस आपको क्या करना है, 6 वाटर, ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका, KCl MgCl2, ठीक है, डॉट 6 वाटर। आई बात समझ में, ठीक। अब देखो सिंपल क्या हुआ, एडिशन ही तो हुआ, क्या हुआ है, एडिशन हुआ कि नहीं, ऐड कर दिया आपने। ऐसे इसकी बात कर ले हम, तो क्या लिखेंगे, K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24 वाटर, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर, सही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये आपको क्या हो गया, ये पोटास एलम, इसको फिटकरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटाश एलम, क्लियर। बोलो भाई, ध्यान से देखो, एडिशन ही हुआ है, क्या हुआ है, एडिशन। इसको साथ में हम हीट भी कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, हीट भी करेंगे, हीट करेंगे ताकि मिक्स हो जाए, ठीक। अब थोड़ा उल्टा सोचो, अगर इसको हम प्रॉपरली उठाएं, देखो ध्यान से, अगर हम इसको उठाएं और क्या करें,
पानी में डाल दे। किसमें डाल दे? पानी में। तो आपको साफ साफ पता है ये पानी में जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा। पानी में क्या होगा? डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? डिसॉल्व होकर क्या क्या देगा? देखो K प्लस दे देगा, देगा Cl माइनस देगा, देगा कि नहीं देगा? ऐसे Mg+2 देगा, देगा कि नहीं देगा? और Cl -1, मतलब 2 Cl है तो 2 -1 ही तो देगा। मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे एक कैटायन कौन सा है? पोटेशियम, और अगला कैटायन कौन सा है? मैग्नीशियम। तो देखो कहते हैं डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो पानी में घुलने के बाद 2 या 2 से ज्यादा क्या कैटायन को जनरेट करे। क्या करे? 2 या 2 से ज्यादा कैटायन को क्या करे? जनरेट करे। यहाँ भी चेक कर लो, 2 कैटायन, एक पोटेशियम और एक कौन सा? एल्यूमिनियम+3। दिखा कि नहीं दिखा? तो 2 या 2 से ज्यादा कैटायन अगर जनरेट हो रहा है पानी में किसी सॉल्ट से, तो वो सॉल्ट क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, अब सिमिलरली, अच्छा इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए जल्दी से। ये आपका फिटकरी, क्या है ये? फिटकरी। हो गया? ये भैया डबल सॉल्ट ऐसे ही बनते हैं, बस सिंपल एडिशन। कहीं भी भूल के आ जाए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं भाई? एडिशन और 2 और मोर देन 2 सॉल्ट्स। ठीक है? 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट्स को जब आप क्या करते हो? ऐड करते हो और हीट कर देते हो, तो क्या बनता है आपका? कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट। हो गया? मेरा ये जो चीजें हैं ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन नीट में आई हुई ही होती हैं, मतलब मैं अननेसेसरी कोई चीज नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है भाई तुम्हें 12th नहीं देना है, 11 नहीं देना, तुम्हें क्या करना है? नीट क्वालिफाई करना है। तो तुम ऐसे डीएनए ब्लॉक के क्वेश्चन लगाए हमने, लग जाते हैं, तो वो कुछ मेरे पास तो आते ही नहीं, वो कुछ मेरे पास आए तो हाँ, तो लेकिन उसको फिर या तो फिर दिमाग में रहे या तो फिर उसको लेके आया करो भाई, सीधी सी बात है। हो जाते हैं ना तुम्हारे। अब इधर आप सुनो, इधर अगर हमारे पास सेम, देखो अगला सॉल्ट है FeCN, इसको बोलेंगे आयरन साइनाइड। क्या बोलेंगे? आयरन साइनाइड बोलेंगे ना। और इसको हम हीट करते किसके साथ? KCN के साथ। देख रहे हो? KCN। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम साइनाइड। क्या बोलेंगे भाई? देखो ये भी एक सॉल्ट है, ठीक, ये भी एक क्या है? सॉल्ट है। तो आप बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? एडिशन किया आपने, हीट कर दो। पहली बात तो पानी नहीं दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4K लिया जाता है। ठीक है, 4KCN, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बताते हैं क्यों अभी लिया है। आज ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका? Fe, उसके बाद कितना हो जाएगा? एक साथ करो अरेंज, तो ये जाएगा CN। कितने से हो गए? 6 भाई, 2 ये 4 ये, सही 6 हो गए। और कितना है? K4। सबसे पहले किसको लिखा जाता है? पॉजिटिव चार्ज को। फिर से सुन लो ध्यान से, सबसे पहले आप जब फॉर्मूला लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है पोटेशियम और आयरन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? पोटेशियम, इसलिए पोटेशियम को सबसे पहले लिखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सुनो, यहाँ पे लग गया ये क्या? ब्रैकेट लग गया कि नहीं लग गया? तो ये देखो, ये भी एडिशन ही हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन। लेकिन अब जो आपको कंपाउंड दिख रहा है वो कंपाउंड क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर क्या बोलेंगे इसे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या इसी को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनेट। लिख लीजिए, ये कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? अब सुनो क्यों कॉम्प्लेक्स है, ध्यान सुनना इधर मेरी बात, फिर से सुनो। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? तो देखो इधर, अब जब आप ब्रेक करने चलोगे तो ये इसका घर है, ये इसका घर जो है इस अंदर वाले आयरन और CN को टूटने नहीं देता है।
भाई देखो अभी आ गया प्रोटेक्शन, क्या आ गया प्रोटेक्शन। तो क्या कहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट है या स्पीसीज है, क्या बोला हमने, ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट या स्पीसीज है ये पानी में डिसोसिएट नहीं होंगी, सिर्फ डिसोसिएट होगा तो क्या बाहर वाला होगा, और बाहर वाले को हम काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी हम सब लिखाते हैं, एक टर्म बताते हैं। तो देखो जब आप तोड़ोगे इसको पानी में घोलोगे तो ये क्या जनरेट करेगा, 4K+ तो जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा 4K+, और आपको पता अगर यहाँ से प्लस चार्ज गया तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा -4। आ जाओ, क्या जनरेट करेगा -4। फिर से सुनो, आप यहाँ पे तोड़ोगे ना, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 का ही तो होता है। तो कितने, आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ, कितने हैं पोटेशियम, 4 है, तो 4K+ तो जनरेट होगा ही होगा। अब बताओ प्लस, देखो कितने चार्ज हैं, +4 चार्ज गया, ये कंपाउंड न्यूट्रल था कि नहीं था, तो यहाँ पे कितना चार्ज बचेगा -4, बैलेंस करने के लिए -4 ही तो बचेगा, तो 4 चार्ज ये आ गए। यानी कि अभी देखो डिसोसिएशन तो हो रहा है लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो पानी में कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हैं, अगर डिसोसिएशन होगा भी तो किसका होगा, काउंटर आयन का, किसका होगा, काउंटर आयन का, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहली एक्सेप्टेड थ्योरी थी वर्नर की। अभी आपके में 4 थ्योरीज हैं ना, पहली थ्योरी वर्नर की, दूसरी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरी क्या है CFT, चौथी है लिगेंड फील्ड जो आप में है नहीं। एक थ्योरी और है लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाती है उसको कौन एक्सप्लेन करता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी। आप में 3 पढ़ने के लिए है, CFT है आप में, आपको 3 थ्योरीज पढ़नी है। कौन कौन सी, एक वर्नर, सबसे पहले दिया था वर्नर साहब ने, उन्होंने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मान लो डिस्कवरी की थी, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी किसकी थी, वर्नर की। दूसरी क्या थी जो तुम पढ़ते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सब जगह पढ़ते आए हो, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे तो उसमें भी आपने VVT पढ़ा होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है ना, और एक पढ़ा होगा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ MOT नहीं लगता है, यहाँ पे क्या लगता है CFT, क्लियर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये थ्योरीज, अभी हम थ्योरी एक भी नहीं करा रहे हैं, अभी हम केवल बात कर रहे थे आपसे कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। तो सुनो फिर से, इधर सुन लीजिएगा जो लोग लेट आए हैं, डबल सॉल्ट हो चाहे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो, बनते हैं एक ही तरीके से, कैसे, एडिशन से। कैसे बनते हैं, आप क्या करिए, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट उठाइए, देखो ये और ये 2 सॉल्ट हो गए, इन दोनों को सीधे क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स, और ऐसे ही बनता है डबल सॉल्ट। एक तरफ डालिए हेडिंग, इतना कर लीजिए, एक तरफ हेडिंग डालिए डबल सॉल्ट और एक तरफ डालिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो जो पॉइंट हम बताते हैं वो नीट के पॉइंट से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है। एक तरफ डालिए डबल सॉल्ट, वैसे मुझे पता है सबको आता है कि डबल सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, लेकिन जो जो वर्ड हम लिखाने जा रहे हैं वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक तरफ डालेंगे डबल सॉल्ट, एक तरफ क्या डालेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट में लिखिए लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। और कॉम्प्लेक्स में लिखिए रिटेन देयर आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। क्या बोला हमने, सुनो इसका क्या मतलब हुआ, फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इधर सुनो, आपको मैंने अभी सिखाया था कि एग्जांपल ले ले कैर्नलाइट, तो हमने कहा था कैर्नलाइट KCl MgCl2.6 वाटर, सही। अभी ये अकेला एक सॉल्ट है जिसमें क्या है, पोटेशियम MgCl, देख रहा है ये पूरा एक सॉल्ट है ना। जब आप इसको किसमें घोल दोगे, पानी में, किसमें घोलोगे, पानी में, तो ये फटाक से किसमें टूट जाएगा, KCl K+ में और Mg+2 में, और Cl- तो रहेगा ही रहेगा, और पानी की तो बात ही खत्म कर दो, सही। तो आप ये बताओ, अभी तक ये पूरा मिक्स होके काम कर रहा था, सही भाई। अभी तुम जितना भी पढ़ रहे थे कि चाहे पोटेशियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, साथ साथ थे कि नहीं थे, लेकिन जैसे आपने इसका सॉल्यूशन बनाया, क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, पोटेशियम अलग हो गया, मैग्नीशियम अलग हो गया, तो तुमने ये पढ़ा है ना, पोटेशियम आयन की प्रॉपर्टी अलग होती है, मैग्नीशियम आयन की प्रॉपर्टी अलग होती है, और जब दोनों साथ में है तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो क्या हुआ, जो ये ओरिजिनल पहले थे
उसके अलावा इन्होंने कुछ नया प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर दिया। कुछ बात समझ में आई? इसलिए ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए, खत्म कर दिए। फिर से पढ़ो स्टेटमेंट को वापस से। क्या किया इन्होंने, अभी ये साथ साथ थे, KCl MgCl क्या थे, साथ साथ थे ना, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में आए इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या कर दी, चेंज कर दी। सही। ऐसे एग्जांपल अगर हम इसका ले लें, जस्ट सपोज दैट K4, ठीक ध्यान सुनिएगा, FeCN6। सही। अब चाहे ये ऐसे ही सॉल्यूशन में हो, देख रहे हो, चाहे ये अकेला पड़ा है, तब भी इसका पोटेशियम कहाँ है, बाहर है। सही। लेकिन जब आप इसको पानी में घोलोगे तो फिर आपको पता है ये किस में टूट जाएगा, K+ में। सही। तो भाई आयरन का तो कोई पार्टिसिपेशन है नहीं, आयरन तो कहीं काम नहीं कर रहा, क्योंकि आयरन तुमको पता है ऐसे ही पड़ा रहेगा। देखो आयरन वाला पार्ट जो है वो ऐसे ही पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब कौन कर रहा है, पोटेशियम। कौन कर रहा है, पोटेशियम। और जब अपने प्योर फॉर्म में ये था तब भी कौन डिस्टर्ब कर रहा था, पोटेशियम। मतलब डिस्टर्ब करने वाला हमेशा कौन है, पोटेशियम। तो चाहे इस जगह पे हो और चाहे सॉल्यूशन फेज में हो, दोनों जगह ही जो प्रॉपर्टी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, पोटेशियम की वजह से। इसीलिए ये अपनी कहते हैं कि इसको आप सॉल्यूशन भी बनाएंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या करके रखता है, रिटेन करके रखता है। लिख लीजिएगा इधर ही, इस पॉइंट पे पहला पॉइंट ये लिखेगा, रिटेन देयर प्रॉपर्टी इन द सॉल्यूशन। ये लिख लीजिए बात, कॉम्प्लेक्स में लिखिए, रिटेन देयर प्रॉपर्टी इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं? क्यों भैया, क्योंकि वहां पोटेशियम ही है, यहां पे दो लोग डिस्टर्ब करने वाले हैं, ठीक, इस वजह से। अच्छा ये बताओ, ये तो पढ़े हो ना सब लोग कि पोटेशियम की प्रॉपर्टी अलग होती है, मैग्नीशियम की अलग होती है, ये तो सबने पढ़ ही रखा है ना। अब वहां पे अकेला कौन है, अभी डिस्टर्बेंस जानते हो कब आती, जब आयरन भी टूट जाता। डिस्टर्बेंस कब आती, जब आयरन भी निकल जाता, तब दो जगह की प्रॉपर्टी हम करते ना, पोटेशियम की अलग पढ़ते, आयरन की अलग पढ़ते। अब चाहे तुम इसी को डायरेक्ट यूज कर लो तब भी तुम्हें किसका मिलेगा, पोटेशियम का ही मिलेगा। चाहे तुम इसको तोड़ करके पढ़ो सॉल्यूशन फेज में, तब भी क्या मिलेगा, पोटेशियम का ही मिलेगा। तो यहाँ पे इनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है। क्या रहती है, रिटेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से लिखिए, इंपॉर्टेंट है। किसमें आ जाइए, डबल सॉल्ट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंप्लीटली डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंप्लीटली डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन। ठीक, कंप्लीटली डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन। ठीक, कंप्लीट डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन। इसी में लिखिए, डबल में ही लिखिए पहले सारे पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए डबल सॉल्ट में, each ion will give, come in, कौन है, each ion will give positive test, each ion will give positive test। इधर देखो, पोटेशियम का अपना टेस्ट होगा, वो अलग टेस्ट देगा, मैग्नीशियम का अपना टेस्ट होगा, वो भी अलग। तो सारे आयन जो भी है वो अपना अपना क्या देंगे, इसमें टेस्ट देंगे। वहां पे अगर आपको टेस्ट परफॉर्म करना है तो सिर्फ किसका परफॉर्म कर पाओगे, पोटेशियम का ही। आयरन अपना टेस्ट नहीं देगा, जबकि आयरन प्रेजेंट है। आयरन क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन आयरन अपना टेस्ट नहीं देगा। क्लियर? यहाँ पे आपको सारे आयन जो भी है वो क्या देंगे, अपने पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये तो हम बता चुके हैं कि रिटेन रख, चलो लिख लो, इंडिविजुअल आयन। इंडिविजुअल आयन का मतलब है जैसे हम सबकी अलग अलग बात करें, पोटेशियम आयन हो गया, ठीक है, फिर कौन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, फिर कौन हो गया, फ्लोरीन आयन हो गया। ठीक है, देखिए इंडिविजुअल आयन, इंडिविजुअल आयन, हाँ सब डबल में, इंडिविजुअल आयन रिटेन देयर आइडेंटिटी, रिटेन देयर आइडेंटिटी। सुनो, कहने का मतलब है चाहे पोटेशियम यहां है चाहे मैग्नीशियम है, अगर ये सॉल्यूशन फेज में भी जाता है तो पोटेशियम की अपनी प्रॉपर्टी फिक्स है, मैग्नीशियम की अपनी प्रॉपर्टी फिक्स है। इसीलिए जो आयन है, आयन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या रखते हैं, रिटेन रखते हैं, जबकि वहां पे आयन अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। भाई आयरन को अपनी प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए,
देखो कहानी बदल गई, पहला स्टेटमेंट पढ़ लो। हमने कहा नीट का हो सकता है क्वेश्चन ही हो, पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ो, हमने क्या लिखा था, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। वहां पे सॉल्ट की बात हुई थी, वहां पे किसकी बात होती, सॉल्ट की, और लास्ट पॉइंट जस्ट उल्टा लिखा है, और किसकी बात हो रही है, आयन की बात हो रही है। ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। पहले में देख लो मैंने जो बात लिखाई वो सॉल्ट के लिए, किसके लिए, सॉल्ट के लिए, और लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो आयन के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है, तो आप लोग यही शब्दों को ध्यान में रखिएगा। वहां पे सॉल्ट होगा तब कहानी अलग होगी, आयन होगा तो कहानी अलग होगी। ठीक, अब आते हैं इधर, तो इधर भी आपको जस्ट उल्टा लिखना है। क्या क्या लिखेंगे आप, कंप्लीटली नॉट डिसोसिएटेड, लिखिए जल्दी से, कंप्लीटली नॉट डिसोसिएटेड। ठीक है, अगला, ईच आयन गिव पॉजिटिव टेस्ट की नहीं, नहीं ना, ईच आयन डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, आयरन का टेस्ट आप परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। ईच आयन डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। अगला, आयंस की जो क्या है प्रॉपर्टी है वो लूज होगी कि नहीं होगी, लूज हुई है, वहां पे लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट जस्ट उल्टा, आयंस की प्रॉपर्टी क्या हो गई है, लूज हो गई है। आयंस की प्रॉपर्टी क्या हो गई, लूज। यहां आयंस की प्रॉपर्टी रिटेन है, मैग्नीशियम की अपनी प्रॉपर्टी, पोटेशियम की, यहां पे देखो किसकी लूज हुई है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे, इधर सुनो, आयरन की प्रॉपर्टी अलग होगी ना, और यहां पे आयरन क्या कोई सॉल्यूशन टेस्ट दे रहा है, जब दे ही नहीं रहा तो आयरन की प्रॉपर्टी कैसी, तो इसीलिए यहाँ पे आयंस की प्रॉपर्टी क्या हो गई है, लूज हो गई है। ठीक, और अगर आयरन कभी देगा भी जबरदस्ती तो इसके साथ ही देगा। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है पोटेशियम थायोसल्फेट, याद आ रहा है, थायोसल्फेट से वो ब्लड रेड कलर, याद आ रहा है, टेस्ट कराया होगा सर ने जब एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाई होगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री से मुझे एक बार जो टेस्ट नहीं पढ़ा, नाइट्रोजन का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट, ऑर्गेनिक, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, सम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, लैसैग्ने टेस्ट ये सब नहीं पढ़ाए हैं अभी। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि यहाँ पे सल्फर लगा लीजिएगा और आपसे पूछा है इसका कलर आता है कैसा, ब्लड रेड, वहीं से आया बीच से उठ करके इक्वेशन से, उसने डाटा नहीं पूछा था, उसने खाली यही पूछा था कि ब्लड रेड कलर किसकी वजह से बन रहा है। भैया एनसीईआरटी नाम की एक किताब है, प्लीज उसको इग्नोर मत करिएगा वरना आप लोग पछताएंगे। मैं फिर रोज रोज वही बात कहो, अच्छा नहीं लगता है, फिर आप लोग चाहे जितना पढ़ लीजिए और क्लेम खाली एनसीईआरटी ही कर पाएगी बस। और मैं फिर बता दे रही हूँ, तुम लोगों से बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग एनसीईआरटी एकदम रट चुके हैं, पी चुके हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ लाइव की टेस्ट जब कराते ना तो हमको लगता है टाइम, क्योंकि हम जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तब तक नीचे आंसर आ जाता है। अब तुमको लगता है वो कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट भी इतना आसानी से नहीं होता। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं नीचे नीचे कम से कम 50 आंसर आ जाते हैं, तो 50 वो सेलेक्ट होंगे कि तुम लोग सेलेक्ट होगे जो वहां बैठ के एग्जाम में एक तो पहले सोचोगे, उसके बाद गलत ही सोचोगे लेकिन सही नहीं सोचोगे, क्योंकि अब तक अगर सही सोचते तो अब तक तुम लोग का रिजल्ट यहाँ 550 प्लस रहता। वो सोचने के बाद तो और उल्टा पुल्टा आंसर आता है। पहली बार में हो सकता है कभी गलती से लग जाए, ऐसे तो लगता है हाँ यार यही था, सही था। उसके जब तुम अपना दिमाग लगाते हो, आंसर को इतना घुमाते फिराते हो कि वो गलत वाले पहुंच जाते हो, और फिर तुम लोग अभी मान ही नहीं रहे हो ना। तुम्हें बायो की भी एनसीईआरटी ने दी, अगर यहीं पे बिठा के भी बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स तो बहुत दूर की बात है, मैं फिजिक्स का नाम ही नहीं लेती, पाप समझती हूँ फिजिक्स का नाम लेना। कि एक एनसीईआरटी अगर यहाँ बैठ के तुमसे धा क्वेश्चन पूछा जाए तुम चले जाओगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। और यही कारण है नीट में ना सिलेक्शन होने का। नीट का सिलेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी। कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई ज्ञाता नहीं चाहिए, कोई ज्ञानी ही नहीं चाहिए। हम फिर कह रहे हैं कोई ज्ञान नहीं चाहिए आपको सिर्फ एक ज्ञान चाहिए, वो है एनसीईआरटी किताब। उसी को अपनी भाषा में समझ लो, जिस तरह समझ सकते हो, अपनी भाषा में, किसी और की भाषा में, जैसी भी। आज सोच रहे हो बहुत सीरियस लेक्चर दे रही है मैम, हंसी नहीं है इतना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गुस्सा कभी कभी आती है तुम लोग के ऊपर कि तुम लोग कर सकते हो लेकिन करते नहीं हो। आते ही देख रहे हैं 2:30, हम ऑलरेडी आए हैं, देख रहे हैं 2:35 पे, यहाँ क्लास में हम देख रहे हैं तुम लोग यहाँ 5 लोग बैठे हैं,
तो मुझे तो लगा है तो सबको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता ही होगा पहले। फिर जो भी करो, इधर देखो, अब देखो यहां जब आयरन लिखा है, इधर ध्यान सुनना, इधर आयरन लिखा है ना, ध्यान से देखो, इस आयरन की +2 चार्ज है कि नहीं है ना? तो ये आयरन जब तक ऐसा है तब तक ये अपनी प्रॉपर्टी देगा, क्योंकि आयरन +2 का कोई ना कोई टेस्ट होगा कि नहीं होगा, उस टेस्ट को परफॉर्म करेगा। अभी हम पूछ ले कौन सा टेस्ट, तो काम खत्म हो जाएगा, दूर की बात है, करेगा ना। लेकिन जब यहाँ आता है, देखो यहाँ आया ना कॉम्प्लेक्स में, तो आयरन नहीं टूट रहा है, आयरन किसके साथ लगा हुआ है, Cn के साथ। तो अगर टेस्ट देगा भी तो इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट आएगा ना, सिर्फ आयरन का तो टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ आयरन का रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि जो आयंस हैं वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। यहाँ पे आयन अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, रिटेन रखता है। आयन सॉल्ट में डिफरेंस मेंटेन रखना, ठीक। चलो एक क्वेश्चन है, हम आप पूछ रहे हैं, मोहर सॉल्ट अपने नाम सुना है? जरा फॉर्मूला बता दो, क्या होता है? कौन, तुम बताओ, क्यों? कुछ नहीं पढ़े, क्यों? एक दो लिखिए, अपने भी कॉपी पे लिखिए, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखिए जल्दी से। वाह, ऐसे कह दो मैं पढ़वे नहीं किए। देखो जब किसी चीज को तुम्हें फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका हम बताते हैं, उसका तरीका होता है नाम। अगर आपको किसी का नाम याद है तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। और तुम लोग की दिक्कत जानते हो, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, देखो FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6 वाटर, ऐसे लिखा है। तो तुम जानते हो क्या करते हो, तुमसे कहा जाए मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ, तो तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है, तुम सीधे रटने की कोशिश करते हो FeSO4NH4 होल ट्वाइस SO4 6s2, ऐसा रटने की कोशिश करते हो। जबकि ये बहुत थोड़ा सा मुझे लगता है, अगर इनिशियल बेसिक बात है तो ये टफ हो जाता है। आप सीधे नाम याद करो ना, देखो फेरस सल्फेट, ये आपको आता है क्योंकि आपको फेरस बताया गया है। फेरस पे कितना चार्ज होता है, +2, आपको पढ़ाया गया कि नहीं? देखो Fe+2 होता है फेरस सल्फेट, और SO4 आप यहां से तोड़ो, सही, ये और ये कैंसिल क्या हो गया, FeSO4 बना कि नहीं बना? तो ये फेरस सल्फेट हुआ कि नहीं हुआ, फेरस सल्फेट, और ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, और साथ में क्या है, पानी है। तो आसानी से याद हो जाएगा कि फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6 वाटर को हम क्या कहते हैं, मोहर सॉल्ट। अब हाँ, ये दिक्कत उनके लिए जिनकी कक्षा 9 की केमिस्ट्री वीक है, यानी कि वैलेंसी जिनकी वीक है। मैं फिर बता दे रही हूँ, मैं सारा ड्रॉबैक यही बता दे रही हूँ। अब तुम्हें अमोनियम की वैलेंसी नहीं आती है और वहां 3 फॉर्मूला ऐसे ही सेट करके दे दिया, तुम गड़बड़ा दोगे। तो इतना तो आपको सबको पता होना चाहिए कि अमोनियम की वैलेंसी क्या होती है, +1। यही तो पढ़ाया जाता है, कितना सर ने पढ़ाया होगा, तुम लोगों ने, सबने पढ़ाया यही चीज। और सल्फेट का SO4-2, सही, क्रॉस करते थे इधर, क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। बताओ नीट वालों को हम अगर वैलेंसी पढ़ाएं तो कितनी हंसी वाली बात आती है। 9th क्लास में एनसीईआरटी में वैलेंसी है, कहाँ 9th क्लास, कहाँ नीट में तुम बैठे हो। और वहीं से देखो, वही केमिस्ट्री का वीक होने का सबसे पहला मुद्दा स्टार्ट होता है क्लास 9th। जिसका क्लास 9-10 की केमिस्ट्री अच्छी है उसको केमिस्ट्री कभी वीक नहीं लगती। थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, वरना केमिस्ट्री कभी वीक नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला ही नहीं बनता। तो नाम से याद करोगे, आसान हो जाएगा। और अब भूलना नहीं मोहर सॉल्ट। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, मोहर सॉल्ट में कितने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होते हैं, 6 ना। ये जो पानी है, ये पानी ऐसे ही पड़े रहते हैं अपने इनर्ट स्टेट में, इन्हीं को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सही। क्या बोलते हैं, फिटकरी में कितने होते हैं, फिटकरी में 24 थे, अभी थे ना। कैनलाइट में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कम से कम आपकी किताब में, प्यारी सी किताब एनसीईआरटी में जो दिया वो तो याद ही करके जाओ, वरना अगली बार क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इन मोहर सॉल्ट, फॉर्मूला नहीं लिखेगा, तुम्हें अभी दिख गया है, वो फॉर्मूला ही नहीं लिखेगा, वो कहेगा मोहर सॉल्ट में नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कितने हैं। तो अब तो बता दो क्योंकि सामने लिखा है ना, लेकिन जब नहीं लिखा होता तब तो बेटा ये सब हम तुम्हें कैसे बताएं, ये सब मेरा पोर्शन नहीं है तुम्हें वो देखा जाए जो पढ़ाने का। अभी तक मैं यहाँ यूपीएससी स्टार्ट कर देती और मेन वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है यूपीएससी से। हम तुम्हें बैठ करके एकदम बताओ डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्व पढ़ा रहे हैं, मुझे खुद हंसी आ रही है। डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्व कक्षा 12 के बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि एग्जाम में आता है ना डिफरेंस लिखो, तब वो बेचारा लिखता है डिफरेंस सुंदर सुंदर नंबर पाने के लिए। नीट वालों को डबल कॉम्प्लेक्स अब तक आता रहता है ऐसे ही, यहाँ 2-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा सही सही।
और हम फिर कह रहे हैं नीट में आए हुए स्टेटमेंट ही हम लिखाते हैं डिफरेंस में। कोशिश मेरी यही रहती है कि तुम उन चीजों से लाख ना करो जो कम से कम 25 साल का जो पेपर केमिस्ट्री का है। अब 25 साल का तो हम पैदा ही नहीं हुए, अभी हमारी एज ही नहीं हुई है। वो पैदा हुए हो चाहे ना हुए हो, लेकिन वो 25 साल का पेपर अगर केमिस्ट्री का लग जा रहा है, तुम्हारा एग्जाम में कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनेगा जिससे तुम्हें टफ लगे। और सिमिलरली जिनको जेई का पेपर टफ लग रहा था, वो फिर मैं कह रही हूँ जाकर के एनसीईआरटी दोबारा पढ़ लें, क्योंकि उनको इसीलिए टफ लग रहा है क्योंकि उनको एनसीईआरटी पल्ले ही नहीं पड़ी अभी तक। वो ज्ञानी बहुत है, सब ज्ञान बहुत है, लेकिन एनसीईआरटी का ज्ञान नहीं है। एनसीईआरटी भाषा ज्ञान नहीं है। जेई का पेपर कुछ टफ ऑफ नहीं आया था, हमको तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि हम कुछ कराएं। चलो डालो हेडिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां से आपका सही सही स्टार्ट हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डालिए हेडिंग, डालिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबको डिफिनेशन बता ही दिया मैंने ना, जो मैंने सेकेंड फेज में डिफरेंस लिखाया है वही पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। सीधे डालिए टाइप। टाइप में लिखिए 3 टाइप। पहला डालिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन में आएगा पकड़ लीजिएगा। पहला डालिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा लिखिए केटायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, और तीसरा डालिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। चलो क्या बोला हमने? पहला एनायनिक, केवल एग्जांपल से समझेंगे बस, ज्यादा डिफिनेशन में नहीं जाएंगे, वो आप स्टेटमेंट पढ़ के निकाल लोगे। इधर सुनो, एनायनिक नाम में लिखा है जब कॉम्प्लेक्स क्या हो? नेगेटिव हो। कॉम्प्लेक्स क्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एनायनिक। तो केटायनिक क्या होगा? जब कॉम्प्लेक्स क्या हो? पॉजिटिव हो। और न्यूट्रल क्या हो? जब कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ना हो। फिर से सुनना, बहुत तेज बता दिया मैंने। क्या बोला मैंने? एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा? जब कॉम्प्लेक्स पे क्या है? चार्ज हो नेगेटिव। अब इतना तो पहचान ही लोगे, हम अभी निकालना बताते हैं। अभी जितना क्वेश्चन कराएंगे तुमसे हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, ये एनायनिक है कि केटायनिक है, तुम लोग नहीं बताओगे तब मारेंगे। दूसरा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल कोई चार्ज। चलो अभी मैंने पहला एग्जांपल यही लिया था, K4 FeCN6। बताओ कैसा है ये? एनायनिक है कि केटायनिक है कि न्यूट्रल है? सब लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है पॉजिटिव है, कोई कह रहा है एनायनिक है। आंसर दो। केटायनिक। कौन कौन केटायनिक कह रहा है? 2 3 4 और कोई है? इतना मारे जाओगे, कसम से बता रहे हैं, ये प्लस चार्ज में जाएगा। इधर सुनो, 4K प्लस गया और ये टूट के क्या गया? FeCN6, और ये क्या हो गया? माइनस। तो काहे लिखे हम? ये आपको करना है ना, हम थोड़ी ना लिखेंगे। यही तो आपका टैलेंट है, यही तो नीट चेक करेगा ना। ऐसे तो लिखा, ऐसे तो ये न्यूट्रल दिख रहा है मुझे, तो ऐसे तो कुछ है ही नहीं। अभी मैंने बोला कि जो कॉम्प्लेक्स जिसपे क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, तो आप तोड़ के देखिए ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम थोड़ी ना तोड़ेंगे वहां एग्जाम में बैठ के। इधर जब आपने तोड़ा तो आपको पता है बाहर कौन है? केटायन, पॉजिटिव। तो भाई ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो ये कैसा हुआ कॉम्प्लेक्स? एनायनिक। आंसर नेगेटिव वाला था, तैयार एकदम से। ठीक है, डालो एग्जांपल, डालो एग्जांपल, हम देते हैं, चेक करके बताओ। अगला CuNH4 SO4, बताओ कैसा होगा? ये कैसा होगा? केटायनिक होगा। सबको देखो इधर ध्यान से, अब तुम लोग आ गए हो थोड़ा, जब तक क्वेश्चन बोला नहीं तब तक कुछ आंसर निकल आ रहे हैं। ठीक है, इधर देखो, ये टूटेगा, सल्फेट बाहर है -2, यहाँ पे +2। कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आया है? प्लस का। कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है? तो ये कैसा होगा? केटायनिक। कैसा होगा? कुल मिला के एग्जाम में चाहे तोड़ा हो चाहे ना तोड़ो, आपको तोड़ के ही चेक करना है। ठीक, हमारे भरोसे मत रहना, एग्जाम के भरोसे मत रहना। क्या करना है यहाँ पे? आप ब्रेक करिए, ब्रेक करने के बाद आपको बस इतना चेक करना है कि इस जो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट पे कितना चार्ज आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा होगा? केटायनिक। अगर नेगेटिव आ रहा है तो एनायनिक, और अगर कोई चार्ज नहीं आ रहा है तो न्यूट्रल। जैसे एग्जांपल PET, ठीक है, H2O, जस्ट एग्जांपल। और आप अमोनिया ले लो, अमोनिया होल ट्वाइस, सही। ये NH3 लिखा है। अब बताओ इस पे कोई चार्ज है? पहली बात, बाहर ही कोई नहीं है,
ये हटा दो। जब बाहर कोई नहीं है तो कोई चार्ज भी नहीं डेवलप होगा, यानी इस पे क्या चार्ज है, जीरो। फिर से सुनो, और हमको तो सबसे अच्छा तरीका यही लगता है, लेकिन देखो एग्जाम है, दिमाग कभी भी बेवकूफ बना सकता है तुम्हें। देखो दाहिने साइड, अगर ब्रैकेट के दाहिने साइड क्या है, आयन दिख रहा है, दिखा? अगर ब्रैकेट के दाहिने साइड तो ये किसका पार्ट होगा, एनायनिक का, सही। और अगर ब्रैकेट के कहाँ है, लेफ्ट साइड, देखो ये माया है ना, सही। हम उल्टा खड़े हैं अभी, ये ध्यान रखना, तुम्हारे अकॉर्डिंग बात हो रही है, सही दिखा? तो ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक। और जब कुछ ना हो तो न्यूट्रल। ये भी एक तरीका है, वरना सबसे बेस्ट तरीका है आप तोड़ के देख लो। ठीक, करिए, इतना नोट करिए, एग्जाम्पल डाल के नोट करिए, बस एग्जाम्पल डाल के नोट कर लीजिए। थोड़ा सुंदर सा लिखते मन कर रहा है। क्या एग्जाम्पल हमने बताया इसका, K4FeCN6, सही। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, आगे ले जाएंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 4K प्लस और FeCN6, ये -4, सही। चार्ज कैसा आया, निगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, एनायनिक। ठीक, अगला मैंने अभी बताया था, जो बाहर स्पीसीज होती है उस स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन। क्या कहते हैं, काउंटर आयन। लिख लीजिए। अब यहाँ पे काउंटर आयन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव। काउंटर आयन कैसा है, पॉजिटिव। जल्दी करिए, नोट करिए। दूसरा कैटायनिक का हमने क्या बताया, CuNH3 का होल 4 सल्फेट, सॉरी ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक, ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, CuNH3 होल 4, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का 2 और SO4 -2, सही। ये क्या कहलाएगा आपका, काउंटर आयन। ये कैसा है, नेगेटिव। ये क्या है आपका, पॉजिटिव है, इसलिए कैसा होगा ये, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक, लिखिए, एग्जांपल डाल के लिखिए, ऐसे लिखिएगा, ऐसे ही पहचानना है आपको। ठीक, हो गया। नेक्स्ट, न्यूट्रल। वैसे पता चल गया है आप सबको, देख लेना, पता चल जाएगा। PT मान लो Cl2 लिखा है, NH3 का होल ट्वाइस, मान लो ये लिखा है, सही। बाहर तो कुछ है ही नहीं, जब काउंटर आयन नहीं है तो देखो नो काउंटर आयन, लिखो फटाक से, नो काउंटर आयन, कोई काउंटर आयन नहीं है, इसलिए चार्ज कैसा होगा, चार्ज क्या होगा, जीरो। चार्ज क्या होगा, जीरो। किस पे चार्ज, कॉम्प्लेक्स पे। पता चला तुम लोग कह दो मेटल पे, मेटल पे नहीं, कॉम्प्लेक्स पे। भैया ये बात पहले लिखो सही से कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, जीरो, क्योंकि मेटल पे चार्ज जीरो नहीं है। पता चले कुछ भी मार दो वहां एग्जाम में आए कि इन दिस कंपाउंड प्लैटिनम है +2 चार्ज, तुम्हारे दिमाग में बसा हो मैम ने सिखाया था तो न्यूट्रल है, आता है निगेटिव, बहुत आता है एग्जाम में। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है, जीरो। आप सुनो, जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या ये कुछ पोलर होगा, ये जनरली कैसे होते हैं, ये नॉन पोलर। कैसे होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। और अगर नॉन पोलर है तो वाटर क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल। पूछा जा चुका है स्टेटमेंट कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होगा तो ये पोलर नहीं होंगे। लिख लीजिए।
हो गया? अब थोड़ा सा हम लोग शब्दों से खेलेंगे बस, और शब्द खाली आप जान लो बस, यहाँ कुछ लिखना नहीं है आपको। शब्द क्या है? जैसे आपने पढ़ा K4, ध्यान सुनिएगा, FECN होल 6, ठीक। तो आप ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले देखो, बस आपको केवल एरो जैसे डिजाइन बनाते हो बायोलॉजी में डायग्राम, वो वैसे केवल डायग्राम एरो निकाल निकाल के लिख लेना है। ये आपका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। लिखिए फटाक से, ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। लिखते जाइए, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ब्रैकेट ही तो दिख रहा है, ये ब्रैकेट आपका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। जल्दी लिखते जाइए, एरो बना बना के लिखते जाइए, बस लिखिए कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट, और जल्दी लिखिए, तो हम जल्दी लिखें, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट ठीक। इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, ध्यान सुनिएगा, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक आपको अंदर कुछ स्पीसीज भी दिख रही है ना, इन सभी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिखिए फटाक से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और अगर इसी को कहां अरेंज कर दें हम? 3D में। किसमें? 3D में। तो उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या कहते हैं? जैसे अभी ये रखा है ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सही। लेकिन अगर इसको हम 3D स्ट्रक्चर बना दें, अरेंज कर दें, दिखा दें, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ज्योमेट्री आती है ना उसमें, ठीक है। आ जाइए, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, जो ब्रैकेट के बाहर है, क्या बोला हमने? आउटसाइड टू द बॉर्डर। लिख लीजिएगा ये सब, आउटसाइड टू द ब्रैकेट, वो क्या कहलाएगा? काउंटर आयन। लिखते जाइए, उसको हम क्या कहेंगे? अभी जब हम ये सब शब्द बोलेंगे और जब कोई तब कंफ्यूजन होगी तो बहुत मारेंगे, हम पक्का बता रहे हैं, इसीलिए हम ये सब शब्द क्लियर कर दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसे? आउटसाइड टू द ब्रैकेट जो भी स्पीसीज होगी उसे क्या कहेंगे हम? काउंटर आयन। क्या कहेंगे? काउंटर। देखो इधर सुना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आपका मेटल है, क्या है? जो मेटल है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन बोल देते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, सेंट्रल मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जो मेटल आपको दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल आयन। ठीक। इसको हम लुईस एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई कारण बताएगा? क्योंकि भाई मेटल के पास प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते थे, याद करो, वो क्या कहते थे? लुईस एसिड। लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं ये। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जनरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ठीक हो गया। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ध्यान सुनिएगा, सेंट्रल मेटल से जुड़ी हुई जितनी भी स्पीसीज हैं, फिर से सुनिए, सेंट्रल मेटल से जुड़ी हुई जितने भी स्पीसीज, इन द सेंस जितने भी आयन आपको दिख रहे हैं, ये आपके कहलाते हैं लीगेंड। क्या कहलाते हैं? लीगेंड। जल्दी लिखिए, लीगेंड। क्या कहलाते हैं? लीगेंड। लीगेंड, हाँ। और जो लीगेंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जनरली। एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया है NO+। कभी मिलेगा जिंदगी में तो ठीक है, वरना मिलता नहीं है। NO+ को आपको तो नहीं ही मिलेगा, क्योंकि NO+ का भी जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो एक NO+ को अगर छोड़ दें हम, ठीक है, तो सब के सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि नेगेटिव। अब देखो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जो लिगेंड है आपके वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। प्लस का एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, NO+। ये लिख लीजिए, NO+ कैसा है? पॉजिटिव। ठीक, कोई दिक्कत? लिखिए, अभी लिखिए, अभी हम लिगेंड पढ़ाएंगे ना पूरा, तो दिखाई देंगे। लिगेंड में लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसीलिए क्या कहता है? लुईस बेस। क्या कहा जाता है? लुईस बेस। ये जो इतना फिगर हम बनवाए ना, इस फिगर में पता नहीं कितने क्वेश्चन है, हम इसी को लिखवाए नहीं है, बस इसी फिगर में पता नहीं कितने क्वेश्चन है। काउंटर आयन क्या होगा? चलो बताओ, इसमें काउंटर आयन क्या होगा? इस कंपाउंड में है ही नहीं ना। लेकिन अगर आपसे पूछे सेंट्रल मेटल क्या होगा, तो Pt, प्लैटिनम। सही है। लिगेंड क्या होगा? भाई अमोनिया भी होगा और क्लोरीन भी होगा। सही, दोनों होंगे ना,
पक्का? अब इसी में एक बात और जान लो, अगर यहाँ पे लिगेंड सेम है सारे के सारे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं होमोलिप्टिक। होमो मतलब सेम और लेप्टिक मतलब लिगेंड, ऐसे मान लो बस। होमो मतलब सेम और लेप्टिक मतलब लिगेंड। अगर सेंट्रल मेटल से लगने वाले सारे लिगेंड क्या हो, सेम हो, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है होमोलिप्टिक। और अगर क्या हो, डिफरेंट हो, तो कहलाएगा हेटेरोलिप्टिक। जैसे देखो ये क्या है, सेंट्रल एटम को ही सेंट्रल मेटल भी कहते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसे जरूरी, हाँ अभी तुम्हारे में एक ही है, तुम्हारे में एक ही रहेगा, एकदम आंख बंद करके भरोसा करो। कभी तुम्हें यहाँ Fe के साथ एल्यूमिनियम लगा नहीं दिखेगा, वो लिगेंड होंगे। जो सेंट्रल मेटल हमेशा एक होगा और सारे क्या होंगे, लिगेंड होंगे। कंफ्यूजन ना क्रिएट करना। इधर सुनो, आपको ये आयरन दिख रहा है सेंट्रल एटम, सही, इससे सारे के सारे कौन जुड़े हैं, Cn। तो सारे लिगेंड एक ही है तो 6, लेकिन कौन है, Cn ही तो है। तो जब लिगेंड आपके सेम है तो वो क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर आपके लिगेंड क्या है, डिफरेंट है, तो क्या कहलाएगा। यहाँ एग्जांपल देखो कितने हैं, Cl अलग है और अमोनिया अलग है। तो लिगेंड तो है 4, लेकिन 2 Cl है और 2 क्या है, अमोनिया। जरूरी भी नहीं कि ये बराबर हो, बट डिफरेंट होने चाहिए, चाहे एक ही हो चाहे एक डिफरेंट हो, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, हेटेरोलिप्टिक। अभी जाओ इसी साल का पेपर उठा लेना, 25 का, पता नहीं इसको कौन सा प्रेम आ गया है होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक पे। लगातार 3 साल का मैं अभी यहीं खड़े होकर बता रही हूँ, जो भी तुम्हारा पेपर हुआ है, जहां जेई में भी छोड़ो, तुम नीट जाके देखो, 25, 24, 23 तीनों बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, होमोलिप्टिक कौन है, हेटेरोलिप्टिक कौन है, बस थोड़ा शब्द बदल दिया है और वो ऑप्शन एक ही रहता है बस। अगली बार कहीं पूछा हुआ कौन इसमें हेटेरोलिप्टिक नहीं है, कहीं पूछा हुआ कौन इसमें होमोलिप्टिक नहीं है, कौन इसमें पूछा है कौन होमोलिप्टिक है, कौन हेटेरोलिप्टिक है, बस इससे कुछ नहीं बदला है। हमने कहा ना पता नहीं कौन सा प्रेम आ गया है। मैं कभी कभी हंसी आती है मुझे कि इस क्वेश्चन को देने की क्या जरूरत थी, वो तो एक कॉमन सेंस की बात है, बच्चा तुरंत समझ जाएगा होमो मतलब सेम और हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो भैया, और जेई वालों ने भी पूछा है, जेई वालों ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि होमोलिप्टिक। पेपर को वो इजी कर रहे हैं, बट तुम लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, सुनो हम बताते तुम्हारे दिमाग में भरा क्या है। छोटा बच्चा जैसे होता है, तो बचपन से जब वो डॉक्टर को देखता है और इंजीनियर को देखता है, तो उसको पहले ही पापा मम्मी डराना चालू करते हैं, ये बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है ना, और वो बहुत पढ़ा लिखा है, ये इंजीनियर है ना। बस तुम्हारे दिमाग से वहीं से भरना चालू, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत टफ होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत टफ होती है। उसके बाद थोड़ा बड़े हुए तो नीट और जेई का जो हवा फैला है पूरे मार्केट में, वो भी तुम्हारे दिमाग को स्ट्राइक करता है। अरे यार, इतने बच्चों ने पेपर दिया, किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। दूर दूर तक नहीं होता, रिलेटिव्स में तुमने सुना होगा दूर दूर तक पेपर देने वाले हैं, लेकिन अगर 100 लोग दे रहे हैं तो हमको लगता है 1 लोग का भी हो जाए दूर दूर तक तो बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हारे दिमाग में और भर गया, अरे बाप रे बाप कितना टफ है ये पेपर कि किसी का क्वालिफाई नहीं हो रहा है। जबकि जो पढ़ गया बेसिक, कभी कभी देखे होंगे क्लास 12 करने के बाद ही किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। वो क्लास 12 इधर करता नहीं, उधर उसका पेपर देता नीट में से, और जैसे वो ड्रॉप लेता है, ड्रॉप में जो उसके, अगर अब तुम्हें फिर बता दे, तुम एक दिन मैंने बताया भी था, जब तुमने नीट का एग्जाम जस्ट 12 के बाद दिया होगा तो तुम्हारे 400 नंबर तो एकदम आराम से खुशी खुशी आ गए होंगे, क्योंकि तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन जैसे तुमने 1 साल का गैप लिया कि हम पढ़ के देंगे, नंबर डाउन, नंबर डाउन। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो। हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में फीड है, तुम 6 घंटे, तुम 2 घंटे पढ़ो और वही पढ़ो जो सच में एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो सेलेक्ट ना हो जाओ तो कहो, तुम 6 घंटे ना पढ़ो, तुम 2, हम तुम्हें बता दे तुम जा वो पढ़ लो, हम तुम्हें डेली का टास्क देते, तुम हमें लाके दिखा दो बस उतना काम करके। ना सिलेक्शन हो जाए तो हम अभी बताते 1 महीने में सिलेक्शन ना हो जाए तो बताओ, लेकिन कर पाओ। हाँ 1 महीने में टास्क, क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे तो हो ही पहले से ना। तुम्हारा मेन पार्ट क्या है? एक डायरेक्शन में चलना बस। जैसे ये बात मैं तब ना कहती जब कोई पढ़ा ना होता। एक फ्रेशर बच्चा तो मैं उसे कभी नहीं कहती कि तुम 1 महीने में सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन जब तुम पढ़ चुके हो इतनी बार तो मुझे पता है तुम्हारा बस गाइडेंस, तुम खुद भटकते रहते हो आत्माओं की तरह। कब तुम्हारा कोऑर्डिनेशन चालू होता है, कब तुम्हारा पी ब्लॉक चालू हो जाता है। जैसे तुम्हारा ये नहीं था कि एक को फिनिश करके एकदम ब्रेन में फीड करके तब आगे बढ़े,
तुम लोग बीच बीच में आत्माओं जैसे भटकते रहते हो, यही सबसे बड़ी मेरिट है। चलो कुल मिला के ये भूलना नहीं, ठीक। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जिसमें लिगेंड क्या हो? सेम, सारे लिगेंड क्या हो? सेम हो। और हेटेरोलिप्टिक क्या होंगे? जिसमें क्या हो? डिफरेंट लिगेंड, ठीक है। अभी हमें लगता है तुम इतना जितना मैंने पढ़ाया उसमें से तुम जाके क्वेश्चन लगाना तो तुमको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन जान लेना। नहीं, जो लेटेस्ट आए हुए मैं बात कर रही हूँ, तुम्हें मिलने लगेंगे डायरेक्ट। इससे अंदर बहुत अंदर जाता ही नहीं। सीएफटी वेफ्टी तो बड़ी मुश्किल रेयर केस में पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है बस, वरना पहुंचता नहीं है जल्दी, ठीक है। चलो अगली बार डालो, क्या पढ़ाना था मुझे? डालो हेडिंग लिगेंड। हाँ, लिगेंड से पहले एक चीज और पढ़ लो, डालो हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। एक तरफ डालो ऑक्सीडेशन नंबर, एक तरफ डालो कोऑर्डिनेशन नंबर। बस हमें इन सब चीजों से तुम्हें पहचान करानी है बस, और कुछ नहीं करना है। एक तरफ क्या डालो? ऑक्सीडेशन नंबर, और एक तरफ डाल लो क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे तुमको मैंने रिडॉक्स पढ़ाया था, बस सिंपल, इधर सुनो इधर, जैसे मैंने आपको रिडॉक्स पढ़ाया था ना, बस वैसे ही क्या करना है, सेंट्रल मेटल का, क्या बोला हमने? सेंट्रल मेटल का आपको क्या निकाल लेना है? ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। वही क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से सुन लो, अगर क्या बोला हमने, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेगा तो हमेशा बोलेगा सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाला जाता है? सेंट्रल मेटल का। तो सिंपल जैसे मैंने रिडॉक्स पढ़ाया था वैसे निकालना। चलो एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो K4, यही एग्जांपल लेते हैं। फिर क्या था? FeCN6, सही, ठीक। बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे सिखाया था मैंने? पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1, ये तो सिखाया था ना। और कितने पोटेशियम है? 4, तो 4 कर लिया, सही। बोलो प्लस, निकालना किसका है? Fe का, तो Fe को ऐसे लिख लो। Fe को क्या करो? ऐसे लिख लो। Cn पे कितना चार्ज होता है? -1। Cn पे कितना चार्ज है? ये सब रिडॉक्स में सिखा चुके हैं हम, तो क्या हो जाएगा? -1, और कितने हैं? 6। और बताओ इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है? इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है? 0। तो यहाँ क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए, सही। आपको भी पता है +4 और Fe, और ये क्या हो जाएगा? -6 = 0। +4 से -4 कैंसिल, ये इधर गया तो क्या बचा? +2 ही तो बचा। क्या बचा? अच्छा, जिनको दिक्कत इसमें हो ना, वो पहले बचपन वाली मैथ कर लेंगे कि +4 में से -6 गया तो -2 बचा, 2 को इधर ले आओ, -2 को, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे भरोसे नहीं चले जाएंगे, हमको तो देखना ही नहीं था, हम ऐसे आंसर बता देते, इतना मेहनत नहीं करते, हम सिर्फ तुम्हारे लिए बताए हैं। तो सुनिए इधर, ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो आपको किसका निकालना है? सेंट्रल। और इसको कोई इग्नोर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अभी नॉमेनक्लेचर में आएगा। नॉमेनक्लेचर में आपका लास्ट नियम ही यही होता है, आपको क्या लिखना होता है? मेटल के नाम के साथ क्या लिखना था? रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में। और अगर जिसने नहीं लिखा, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, 12th वालों को पूछो क्या हाल होता है तुम्हारा। यहाँ ठीक है क्योंकि ऑप्शन रहता है, हाँ तुम लोग पकड़ लोगे, ऑप्शन रहेगा। लेकिन 12th वाले जब बेचारे को कैसे कहता लिखो, याद कर लो अपना 12th क्लास, ऐसा कहता इसका यूपीएससी नेम लिखो, याद आ रहा है? अपना समय याद करो, जब लिखना था तब बहुत टफ था, और लिखने से भी ज्यादा टफ बताया क्या था? नाम देता था, फॉर्मूला बनाओ, और टफ था। नाम देता था और कहता था फॉर्मूला बनाओ, तब तो पक्का चार्ज में गलती आती थी, क्योंकि वो सीधे लिखता था पोटेशियम, वो कभी नहीं लिखता कि 4 पोटेशियम, वो लिखता था पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यही लिखा है ना। अब तुम्हें क्या पता कि 4 पोटेशियम आएगा कि तो 3 आएगा कि 2 आएगा? याद कर लो, ये बहुत गड़बड़ होता था। और फिर इसको बैलेंस किया जाता था चार्ज से। अगर किसी को रिडॉक्स का आइडिया है तो वो इसमें घबराए नहीं, आराम से ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर ले, ठीक, कोई दिक्कत, निकल जाएगा। अभी हम दे रहे 2-3 क्वेश्चन, आ जाओ इधर, हम चेक खुद ही कर लेते हैं, इधर आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो आपको इसमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी? किसकी? लिगेंड की। लिगेंड जो है, ध्यान सुनना, लिगेंड जो आपका सेंट्रल मेटल से जितने भी क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला हमने? जितने भी टोटल सिग्मा बॉन्ड, ध्यान सुनिएगा, टोटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है वही कहलाता है आपका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। एक दिन हमने आपको और बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कुछ नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक आदमी कितने लोगों से घिरा है, बस सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पे आयरन बैठा है, देखो, सही,
आयरन के पास कितने लिगेंड हैं? 6 है ना। तो ये 6 तरफ से किससे घिरा है? Cn से घिरा है कि नहीं? देखो कुल मिला के, अरे यार मेरा बिल्कुल लिखने का मन नहीं कर रहा है, इधर घिरा है कि नहीं? तो कितने लोग हो गए घेरने वाले? 6। बस इसमें बॉन्ड आपको क्या काउंट करना है? सिंगल बॉन्ड। क्या काउंट करना है? सिंगल बॉन्ड, तभी तो सिग्मा बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड काउंट नहीं करना, अभी यहाँ आएगा ही नहीं तुम्हारे लिए, अभी टेंशन ना लो। तो क्या करना है आपको? जितने वो सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उन्हीं टोटल सिग्मा को क्या कर लीजिए आप? काउंट कर लीजिए। तो वो क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? दिख गया 6। और देखो यहाँ लिगेंड से भी पता चल रहा है कितने हैं? 6 ही तो हैं। सही, यानी कि एक बात क्लियर हो गई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है ना। और आपका ऑक्सीडेशन नंबर आयरन पे +2। गलत मत करना, इंपॉर्टेंट है दोनों। है बहुत बेसिक बात, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक, अगला क्वेश्चन इधर। अभी मैंने लिखा था PtCl2NH3 होल ट्वाइस। सही, आपको बताना है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा? मेटल का। बताना है। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ऐसे ही दिख रहा है, 2 Cl 2 अमोनिया सिंगल ही बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल ही तो बॉन्ड, तो कितने हो गए? 4 हो गया ना कोऑर्डिनेशन नंबर। सही बात। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो कैसे? इसका निकालना है, इस पे कितना चार्ज होगा? -2, यहाँ 0। सही, इज इक्वल टू 0। ये इधर गया, कितना हो गया? +2, यानी कि प्लैटिनम पे कितना आ गया चार्ज? +2। आया कि नहीं आया? चाहे VBT हो चाहे CFT हो, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कम किसी की नहीं है। अभी जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई जाएगी ना, उसमें इन दोनों से तुम्हें रोना आएगा, मैं फिर बता दे रही हूँ। इसलिए अभी पहले सीख लो, इतना बहुत टफ नहीं है, सबकी जरूरत पड़ेगी समय समय को। इसमें अच्छा एक बात बताओ। हाँ अच्छा, मैं सोचो इसमें भूलने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें तो बस दिमाग लगाना है। ठीक, अगला ये बता दो। चलो अब हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बताएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, जल्दी बताओ, बिना देखे बिना सॉल्व के। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 ही होगा। पूछो कैसे? अरे देखो ये -2, सही, ये भी न्यूट्रल ही है, तो आप इस पे कितना चार्ज आएगा? +2, बैलेंस करने के लिए बराबर हो गया। तो ये तो आ गया +2, सही। और ये कितना आ गया? 4, सही। बोलो अगला, CuEn का होल थ्राइस, Cl2 क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर तो पहले से आना चाहिए ना बेटा, यहाँ पे रखो ना। En पे चार्ज 0 होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन पे चार्ज क्या होता है? 0। इथिलीन डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन भी बोलते हैं। अब असली दिक्कत तो यही है कि ENA नहीं आता है। कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान, En पे चार्ज कितना है? 0। अभी हम लिखा दे रहे हैं किस पे 0 चार्ज है, किस पे नेगेटिव, किस पे पॉजिटिव, लिख लीजिएगा एक साथ, क्योंकि आप लोग फंसेंगे जरूर। और Cl पे, अरे यार देखो हम अब फिर से बता रहे हैं, इजीएस्ट वे बता रहे हैं, इसको ध्यान सुनना। अगर आपको चार्ज नहीं आता, फिर मैं कह रही हूँ वैलेंसी वीक है। अगर चार्ज नहीं आ रहा तो वही बात घूम करके आई ना क्लास 9th वाली वैलेंसी। इधर देखो, एक Cl को आप यही तो लिखते हो Cl-, बोलो। तो अभी जब तुम इसको तोड़ना बताए थे तुम्हें, सबसे अच्छा तरीका यही होता है अगर चुटकियों में सॉल्व करना है। तो ये क्या जाएगा? 2Cl- भाग गया, क्या बचा यहाँ पे? +2 ही तो बचा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या बचा? +2 बचा कि नहीं बचा? और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक है कि कैटायनिक है कि न्यूट्रल है? हाँ तुम बताओ। कैटायनिक हुआ ना, इतना तो समझ गया ना, कैटायनिक है पक्का।
हाँ, तो केटायनिक है ना। अब सुनो, यानी कि इस पूरे की कहानी पे है क्या, +2 चार्ज। ईएन पे, ईएन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस पे कोई चार्ज है नहीं है। ईएन क्या है, तो इस पे जब कोई चार्ज ही नहीं है तो ये तो 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो टोटल चार्ज जो बचा वो किसकी वजह से आया, यानी कॉपर पे कितना चार्ज होगा, +2। तो यही तो इसका वो ऑक्सीडेशन नंबर है। अभी समझे। अगर मान लो ये भी कोई चार्ज रखता, जैसे मान लो यहाँ -1 ही रखता, जस्ट सपोज दैट कि एक होता -1, तो ये एक माइनस का और 2 प्लस का बैलेंस होता पहले, तो +1 आता आंसर। आई बात समझ में। तो इसको तुम्हें बैलेंस करना है। एक तो ये तरीका है, एक तरीका हम और बताए थे, ये वाला रिडॉक्स वाला, फिर से सुन लो। कॉपर को ऐसे ही लिख लो, ईएन पे कोई चार्ज है नहीं, ईएन पे कोई चार्ज, तो इसको क्या लिखोगे, 0 × 3। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाओ Cl, अब पूरा लेके चलेंगे, यहाँ पे कुछ तोड़ नहीं रहे हैं। Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। Cl पे हाँ, तो वो रुक जाओ पहले, एक पे -1, तो 2 को मल्टीप्लाई करो ना, फिर पूरा रूल फॉलो करो ना। ठीक, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, 0। सही, ये तो खत्म ही हो गया, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचा, कॉपर -2 = 0, तो कॉपर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, यानी कि कॉपर पे क्या चला गया, +2। तो एक ये रिडॉक्स वाला तरीका है, लेकिन इसके लिए रिडॉक्स पढ़ा होना चाहिए। हमने रिडॉक्स में सब कुछ करा दिया था, सबको निकालना, जिसका जो तरीका हो, जैसे भी कर पाओ। आई बात समझ में। अब बताओ यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3। कौन कौन 3 पे जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। हाँ, अरे चार्ज 0 है भैया, ईएन तो है यार, तुम क्या कह रहे हो, चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर में जाता है। ईएन कितना है, 3 है ना, स्पीसीज है, स्पीसीज काउंट करना है कोऑर्डिनेशन में। ठीक, 3 है। अपने आप को एक थप्पड़ मार लो खींच के। ईएन एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और ये एक जगह से, एक मेटल से 2 जगह से बॉन्ड बनाता है। यही तुम लोग पढ़े हो कितने साल में, एक टाइम में नहीं, वो डेंटिसिटी होती है तभी वो बाइडेंटेट। ये नहीं हो, इधर सुनो पहले, हे भगवान, अब हमें जान गए कि तुम लोग जहां से मेन बात स्टार्ट हुई वहां से तुम लोग का काम हो गया। इधर क्या लिखा है, कॉपर EN होल थ्राइस, ठीक है, और क्या लिखा था यहाँ, Cl2। ठीक, तो आज से तो पहले एक बात तो ऊपर मार्जिन में लिख लो, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें ऑड मिलेगा ही नहीं, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लिख लो ना। 1 मिलेगा ना, 3 मिलेगा ना, 5 मिलेगा, मिलेगा नहीं, बहुत रेयर केस में मिल सकता है। लेकिन इधर आओ, इधर जब तुमको EN दिख रहा है, ठीक है, EN जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इथेन 1,2-डाइअमीन। ध्यान सुनो, हम लिख रहे हैं, क्या ये इथेन है ना, इथेन, इतना तो कंफर्म हो ना, ये इथेन है। अभी इसमें भी जो अगर डाउट क्रिएट हो तो बहुत मारेंगे। तो 2 लोग बोल रहे हैं, 2 लोग कह रहे हैं हाँ, और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं शो कर रहा, हम कैसे मान ले कि सबको आता है। ये इथेन हो गया। आप एक H हटाइए दोनों जगह से, ठीक, आराम से, तो क्या बचेगा, CH2 और CH2, और इसकी जगह क्या लगा दीजिए, NH2। एमीन है ना, अमोनिया नहीं है। यहाँ पे भी क्या लगा दीजिए, NH2। ध्यान सुन लो फिर से, क्या बोला हमने, इथेन के इधर से भी एक H हटाइए और इधर से भी क्या करिए, H हटाइए और एमीन ग्रुप लगाइए। एमीन ग्रुप NH2 होता है, ना कि अमोनिया। एमीन ग्रुप क्या होता है, यही तो आपने पढ़ा है, एमीन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है ना सबने। ईस्टर का बताओ जरा क्या होता है, ईस्टर क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड का बताओ, एसिड एनहाइड्राइड का। हाँ, कक्षा 11 की एनसीईआरटी में एक तो टेबल बनी है ना फंक्शनल ग्रुप वाली, लास्ट तक पहुंचे ही नहीं होगे तुम लोग। सर तो सब कुछ पढ़ाते हैं, मैं भी सब कुछ पढ़ाती हूँ, मैं थोड़ी ना कह रही कि सर नहीं पढ़ाए हैं। हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं कि तुम क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते हो। सर को थोड़ी ना नीट एग्जाम देने जाना है, क्या मुझे थोड़ी ना जाना है देने। इधर आओ, छोड़ो बात खत्म करो, इधर आओ यार, इधर सुनो पहले। ये हो गया इथेन 1,2-डाइअमीन। क्या हो गया, इथेन 1,2-डाइअमीन। आई बात समझ में भैया। ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन।
पहले पे भी क्या लगा है, एमीन, और दूसरे पे भी क्या लगा है, एमीन, इसीलिए इसका नाम क्या है, इथेन 1,2-डाई-एमीन। आई बात समझ में? आप सुनो, क्या यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है? पहले स्ट्रक्चर को खोल के पढ़ा करो, सबको समझ आ जाएगा। नहीं है, निगेटिव चार्ज तो नहीं है। क्या यहाँ लोन पेयर है? नहीं है, कार्बन पे लोन पेयर। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है तो लोन पेयर नहीं होगा। 4 बॉन्ड है, पूछो कैसे, एक ये और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड है ना, तो लोन पेयर नहीं। तुम्हें साफ साफ पता है नाइट्रोजन पे क्या आता है, लोन पेयर, ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं। नाइट्रोजन पे क्या आता है, लोन पेयर। यही लोन पेयर जाते हैं किसके पास, कॉपर के पास। आई बात समझ में? और एक तो यहां से गया और एक कहां से जाएगा, यहां से गया। कुछ बात समझ में आई? तो एक ही ईएन तो एक ही है, क्या बोला हमने, ईएन जो है वो एक ही है, लेकिन इसके पास डोनर साइड कितने हैं, डोनर एटम कितने हैं, 2 हैं। फिर से सुन लो, ईएन अकेला है लेकिन उसमें डोनर एटम कितने हैं भैया, 2 है ना। तो ये ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं, बाइडेंटेट। और ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर साइड अकेला हो, क्या हो, डोनर एटम क्या हो, अकेला हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिडेंटेट। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं H2O, सुन लो इधर ध्यान से, H2O कैसा है, मोनोडेंटेट। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ पता, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, और यही जाके क्या देगा, सेंट्रल मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। कुछ बात समझ में आई? जिसमें डोनर एटम क्या हो, सिंगल डोनर एटम है, वो क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेट। जिसमें 2 है वो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। जिसमें 3 है वो ट्राई भी बोल सकते हैं और पॉली भी बोल सकते हैं। जैसे आपके में एक एग्जांपल दिया, इकलौता, क्या, ADTA, एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। नाम ही इतना अच्छा है। इसके पास कितने डोनर साइट होते हैं, डोनर साइट कितने हैं, 6। क्या होते हैं, 6। इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट। हेक्सा मतलब 6। और फिर बता दें, इसका स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है, बहुत आसान होता है। चार्ज कितना होता है इस पे, केवल एक वही लड़की पढ़ी है बस। चार्ज कितना होता है, -4। क्या, तो इतना तो हम सोचे ही नहीं थे, इतने में ही हम अभी सिमटे पड़े थे कि ये हेक्साडेंटेट है। अभी पता नहीं 2-3 साल से बंद कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछता था। हाँ, बहुत पूछता था कि EDTA कैसा है। सुनो इधर, हेक्साडेंटेट का मतलब क्या हुआ, इसी अकेले के पास 6 डोनर साइट हैं। कितने, 6 डोनर साइट। कैसे आते हैं 6 डोनर, तो ध्यान सुनो, इसका यही सेम फॉर्मूला होता है। बस क्या कर देना है, यहां से देखो, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये H हटा दो, यहां से इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना आसान होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था, इधर सुनो, ईएन का है कि नहीं, इथेन 1,2-डाइएमीन का स्ट्रक्चर है। और क्या कर दो, इसी में 2 H हटा करके क्या लगा दो, COO- एसीटेट आयन, सॉरी CH3 भी लिखना है, CH3COO, इसी को कहते हैं एसीटेट आयन। क्या कहते हैं, एसीटेट आयन। सिमिलरली इधर भी क्या कर दीजिए, CH3COO और CH3COO-। दिख रहा है, कुछ करना नहीं था। इथेन 1,2-डाइएमीन में क्या करिए आप, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हटाइए और उससे क्या लगा दीजिए, एसीटेट आयन। तो 2 उधर और 2 इधर। अब देखो, अब तुम्हें सब दिखेगा, अब इस स्ट्रक्चर में तुम्हें सब कुछ दिखेगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कितने चार्ज दिख रहे हैं, 1, 2 चार्ज दिखा, सही। और ये 3 और यहाँ पे 1 होगा 4, तो कितने चार्ज हैं, आया। और बात करें डोनर साइड की, डोनर एटम की, तो 2 तो हमने पहले ही आपको दिखा रखा है, 2 तो पहले दिखा रखा है ना। और आपको पता है, अभी सिखाया था कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो भी बिहेव करते हैं किसी तरह, लिगेंड की तरह। तो ये माइनस चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं है, तो ये चारों लोग भी क्या करते हैं, ये चारों लोग भी क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो देखो, अकेले ने ही क्या कर दिया है, अकेले ही ने क्या कर दिया है, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। कितने, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। कुछ बात समझ में आई? तो डोनर एटम कितने हैं, 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार्ज 4 माइनस के। तो याद रखिएगा, ये होता कैसा है,
हेक्साडेंटेट। और ईएन कैसा होता है? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। ऑक्सलेट आयन डाई या बाई। ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर तो यही होता है, सबको मैंने उस दिन पूछा था। सही। कितने चार्ज है इस पे? तो -2 चार्ज भी है। चार्ज कितने हैं? -2 ही तो है। और इसको देखो कितनी जगह से, एक यहां से दे सकता है, एक यहां से सेंट्रल मेटल को। तो कितने जगह से बॉन्ड बनाया है इसने? 2 जगह से बनाया है। तो याद रखना ये भी कैसा है? बाइडेंटेट। फिर सुन लो ध्यान से, अभी मैं फिर बता दे रही हूँ। ये जान लो ये लिगेंड का टॉपिक था, ये सब लिगेंड में आता है। जब मुझे लिगेंड पढ़ाना चाहिए तभी बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेन बात इसलिए आ गई क्योंकि हमको भी, जब आप लोग तो अभी ठीक है, जब हम भी कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में फंसते थे बचपन में, तो हम भी इसी तरह फंसते थे कि हमको दिख तो 3 ही रहा है ना, तो हम 6 कैसे बोल दें। तो आप पहले समझो कि हमें 6 कैसे बोलना है। कैसे? एक ईएन कितने बॉन्ड बनाता है? एक ईएन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। एक ईएन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो 3 दूनी 6, 6 से मल्टीप्लाई। ऐसे अगर मान लो अकेला ईडीटीए लिखा हो, क्या लिखा हो? तो एक ईडीटीए कितने बॉन्ड बनाता है? 6। तो 2 होता तो 12 हो जाता। सही। अगर आपका यहाँ पे मान लो 2 ऑक्सलेट लिखा है, क्या लिखा है? 2 ऑक्सलेट, तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 4, क्योंकि अकेले की वजह से 2, तो 2 दूना 4। अब याद रखना ये मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, वरना आंसर तुम्हारा गलत आएगा। और पूरी क्लास ने आंसर 3 दिया था। सबसे बड़ा दुख का तो विषय इस बात का था। जैसे कोई एक दे देता कि नहीं मैम 6 होता है, तभी मैंने ये बात लिखवा दी कि आप 1, 3, 5 भी आप में नहीं मिलता है। आप में हम बता दें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, इसी में खेलता रहता है बस। कोऑर्डिनेशन में केवल 4 और 6 में ही खेलता रहता है। अब चेक कर लो तुम, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 6 ही तो है। एक ईएन 2, तो 3 दूनी 6। अगर ईडीटीए भी अकेला लिखा हो तो 6। तो जहां जहां तुम्हें दिखेगा ऑलमोस्ट 4 और 6 में काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक। ये सब लिगेंड में मुझे पढ़ाना था, तुम लोग पहले ही मुझसे पढ़वा लिए। ठीक है, डालो हेडिंग लिगेंड ही डालो, पहले लिखो उसके बाद हम कराएंगे। खाली लिगेंड डालो। हाँ, अभी इसको बाद में लिखो, हम जो बोल रहे हैं वो लिख लो पहले। लिगेंड, लिगेंड डालो हेडिंग। लिगेंड में खाली मेन शब्द लिखो। लिगेंड कैसे होते हैं? पहला, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। लिख लीजिए। मैं जो कीवर्ड्स लिख रही हूं वो उतना ही लिखो। लिखो न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक। दूसरा, लुईस बेस, बता दिया ना कारण। दूसरा क्या होंगे ये? लुईस बेस। रीजन लिखने का है तो ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, एक्सेप्टर नहीं, डोनर। ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर। जब होगा तभी तो डोनेट करेंगे ना। ठीक। एक जगह लिख लो एक्सेप्शन NO+, बस वही एक पॉजिटिव अभी तक दिखेगा, वरना दिखेगा ही नहीं, हो सकता है NO+, O+ जो है वो एक पॉजिटिव लिगेंड है, वरना सब नेगेटिव ही मिलेंगे, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक। ये सब लोन पेयर की वजह से है, सब कोई माइनस नहीं, सब लोन पेयर। सुनो इधर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जितना चांस ऑलमोस्ट आता है लोन पेयर की वजह से। जहां जब चार्ज होगा तभी चार्ज आएगा। ठीक। एग्जाम्पल को भी समझ जाओगे। एग्जाम्पल लिखो NH3। NH3 बताओ न्यूट्रल है कि चार्ज है? तो लिखो न्यूट्रल और ब्रैकेट में लिखो लोन पेयर। नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर। NH3 ब्रैकेट में लिखो लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से क्या है? ये मतलब लीगेंड है। दूसरा लिखो H2O, H2O कैसा है? ये न्यूट्रल है ये भी, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इसलिए क्या है ये? डोनर। लिख लो न्यूट्रल। चलो बताओ Cl-, Cl- लिखो निगेटिव। सबको पता है ना ये सल्फेट,
जिस पे माइनस चार्ज है वो तो नेगेटिव होगा ही होगा ना। सल्फेट Cl माइनस हो गया, NO3 माइनस, NO3 माइनस। सुनो ध्यान से, आपको कंपाउंड में तो नहीं दिखेगा, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन माइनस है कौन न्यूट्रल है। प्लस भूल जाओ, कौन न्यूट्रल है कौन माइनस है ये ध्यान रखना बस, ठीक। हाँ, कौन नेगेटिव है कौन न्यूट्रल है ये जरूर ध्यान रखना, वरना फंसोगे। ऑक्सलेट कैसा है, एक स्टेटमेंट देके हम कराते, देखो ऑक्सलेट इज एनायनिक लिगेंड, सही की गलत? ऑक्सलेट इज एनायनिक लिगेंड, सही की गलत? ऑक्सलेट इज एनायनिक लिगेंड, सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। ऑक्सलेट पे अभी दिखाया, ऑक्सलेट पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो एनायनिक लिगेंड, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायनिक लिगेंड, जिन पे नो चार्ज है वो न्यूट्रल लिगेंड। सही? ये सब गड़बड़ मत करना, शब्द लिख लिया करो, क्योंकि शब्दों में ही बहुत खतरनाक बात छिपती है। एनायनिक लिगेंड, ठीक। और अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड। अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड, सही है कि गलत? सही ना, दोनों बातें सही हैं। एक बात दिमाग में गांठ बांध लो, निगेटिव चार्ज अगर है तो लिगेंड एनायनिक होगा। चाहे अपनी भाषा में लिख लो कि निगेटिव चार्ज का जो लिगेंड होता है वो एनायनिक लिगेंड कहलाता है। हम फिर कह रहे हैं, और जो लोग नहीं लिख रहे, जब हम पूछेंगे कभी जिंदगी में पलट के तब हम बताएंगे, अभी कुछ नहीं। अभी तो ठीक है, अभी मेरी बारी है, मैं पढ़ा रही हूँ, एक दिन आएगा। हाँ बताओ। किसका? ये इथेन ही है, ये तो मिथीन ना समझना, डबल बॉन्ड नहीं लगा है यहाँ पे, वो वैलेंसी खाली की गई तुम्हें इसलिए लग रहा है वो। CS2 तो लिखा है। अच्छा ये, हाँ ये CS2 कर लो, सॉरी वो मतलब वैलेंसी खाली हुई है, वैलेंसी की वजह से लिख लीजिए CS2। हमको लगा इसको कह रहे हो, CS2 कर लो, वो वैलेंसी खाली कर लो भैया यार। जैसे देखो एक एच हटेगा, जब एक एच हटेगा तभी तो ये बॉन्ड बनेगा, इस वजह से CS2 कर लो भैया, जुड़ा है ना वैलेंसी से। बाहर वाले को नहीं देगा। हाँ हाँ, क्योंकि देखो अभी बता रहे हैं, रुको बैठ जाओ, तुम्हारी बात को सॉल्व कर रहे हैं। इतना क्लियर है? हाँ, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए, हो जाता है लेकिन, ठीक है। रही बात क्या लिखा है हमने लिगेंड के बारे में, आप फिर से मैंने कहा निगेटिव एनायनिक और न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही रहेगा, कैटायनिक तो भूल जाओगी, ठीक। इनका क्वेश्चन है कि कह रहे हैं जो लिगेंड है वो हमेशा सेंट्रल मेटल से ही तो बॉन्ड बनाएगा। तो बात सही है, क्यों? क्योंकि देखो जब आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना, जब आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि ये उसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है जो ज्यादा भाव ना खाए। भाव न खाने का सीधा सा मतलब ये है कि आगे पोटेशियम भी प्रेजेंट था अभी ना, लेकिन पोटेशियम पहले ही क्या करता है, आयरन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। दो बात ध्यान सुन लो, पोटेशियम था और आयरन था। आपसे मैं पूछूं ज्यादा अच्छा मेटल कौन है, तो आप 100% आंसर कौन बताओगे? पोटेशियम। तो पोटेशियम के पास क्या दिक्कत है, कभी भी जैसे लिगेंड यहाँ पे चला पड़ा है, ठीक, तो इस पोटेशियम के पास पहला ऑप्शन है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये खींच लेगा। कुछ बात समझ में आ रही ना? पोटेशियम पहले अपने आप को मेटल बना के रखेगा, तो जो लिगेंड का इफेक्ट एक्चुअली में पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? आयरन के ऊपर ही पड़ेगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा देखा यही जाता है कि लिगेंड वहीं आना पसंद करते हैं जहां खाली कमरे हो, क्या हो। और जब आप बीबीटी पढ़ते हो, CFT पढ़ते हो, तो आप खाली कमरों में ही इनको बिठाते भी हो। आपने देखा होगा एक कमरे में एक लिगेंड ना, कभी भी एक कमरे में दो लिगेंड नहीं बैठते, एक कमरे में कौन बैठता है? एक लिगेंड। तो इनके पास खासियत ये होती है कि डी ब्लॉक क्या है, खाली पड़ी है, डी ब्लॉक वैकेंट है, तो ये इनको आराम से इनका क्या कर लेते हैं, आदर और सत्कार कर लेते हैं, जबकि पोटेशियम के पास ये टेंडेंसी नहीं है। तो पहली बात तो बात होगी हमेशा हमेशा किसके बाद? कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर। बाहर वाले से हमें मतलब ही नहीं रखना है, बाहर कोई भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं,
कोई बताएगा नाम? वैसे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पेशल फीचर है किसकी? डी ब्लॉक का। और जब आपको डी ब्लॉक पढ़ाया तब बताया भी गया था कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्या हो। लेकिन कुछ स्पेशल एलिमेंट है पी ब्लॉक के जो कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बता दे हमें नाम, एक ही बता दे। सबसे अच्छा और सबसे वन ऑफ द मोस्ट सिंगल पर्सन है वो है एल्यूमिनियम, और ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है और अभी तक दिखा नहीं। एल्यूमिनियम याद करो, जब हम पढ़ा रहे थे पी ब्लॉक, अभी हम इतना तोड़े तुम लोग को, कसम से बता रहे हैं, मेरा मन कभी कभी ऐसे करता है कि तोड़ दे। ये एग्जिस्ट करता है, याद आ रहा है कुछ? और AlOH होल 6 याद आया कुछ? एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एल्यूमिनियम के पास खाली डी ब्लॉक, याद आया, अपनी वैलेंसी को ये एक्सपैंड नहीं कर सकता। नहीं, ये कर सकता है, सॉरी वो नहीं कर सकता, बोरॉन नहीं कर सकता, सॉरी बोरॉन नहीं कर सकता, वेट, हाँ बोरॉन नहीं कर सकता। याद आया कुछ? आपको मैंने जब पढ़ाया था मैंने कहा था यहाँ डी ब्लॉक एब्सेंट है और यहाँ पे डी ब्लॉक क्या है? प्रेजेंट। तो ये जरा ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, यही तो ब्रैकेट, तो यही सबसे अच्छा तरीका है क्या पहचानने का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और मैंने फिर कहा ऑप्शन में जाके देख लेना, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्टिसिपेट करता है। लिख लीजिए, चाहे नोट करके चाहे जैसे लिख लीजिए कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। करने स्टेबिलिटी भी तो देखी जाएगी ना। नहीं है तो, लेकिन जैसे कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट भी तो करने चाहिए, जैसे हमने बना तो दिया लेकिन स्टेबल ही नहीं है, तो एल्यूमिनियम का केस है इंपॉर्टेंट। और आपको शायद पता भी है, एक टेस्ट होता था एल्यूमिनियम का, अमोनिया वाला, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लेम टेस्ट। पी ब्लॉक फिर गायब है सब। अरे भैया, हम खुद ही अपने मुंह से यहाँ सब पढ़ाए और अब सब गायब। अभी एक दिन आते हैं लौट करके, ये खत्म हो तब आते हैं वापस पी ब्लॉक पे, खाली क्वेश्चन तुमको तोड़ते हैं पक्का। तो इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। क्या क्या बोला हमने अभी तक? एल्यूमिनियम को ध्यान रखना, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। जितना मैंने पढ़ाया उतना करिए। कल हम ऑलमोस्ट 99% चांस है कि नॉमेनक्लेचर ही कराएंगे पहले, और वर्नर थ्योरी का जो ये बातें बताई हैं ये सब वर्नर थ्योरी में एक्सप्लेन हो गई। बस 3 बातें मुझे बतानी है, कल स्पेशली हम वो लिखा देंगे कि वर्नर थ्योरी ने क्या कहा था। बात यहीं से आएगी, इसको कोई भी हटाएगा नहीं दिमाग से। कॉपी से भले हटा देना लेकिन दिमाग से मत हटाना, वरना कल मारे जाओगे सब।